हेलो हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है दोस्तों। ये देखिएगा मेरे साथ आज करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट सिक्योरिटीज़ टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी जो सिक्योरिटीज़ आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के एंड तक हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में। जिसके बाद जो है हम एक और क्लास करेंगे इससे पहले का पोर्शन पढ़ने के लिए, और आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप लिस्ट कराना चाहते हैं सिक्योरिटीज़ को तो उसके लिए जो है आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि आपको जो है पब्लिक ऑफर देने से पहले बिफोर मेकिंग एनी सच ऑफर यू हैव टू मेक अ एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस। एक को या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और ऑब्टेन द परमिशन फॉर द सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन सच स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंजेस। तो यानी कि आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी और प्रोस्पेक्टस में आप नाम बताएंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का जहां पर आपकी सिक्योरिटी लिस्ट होने वाली है। आपको जो है एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना होगा और उस बैंक अकाउंट में आप जितनी भी एप्लीकेशन मनी आएगी उसे आप रखेंगे। इस मनी को आप यूज़ नहीं करेंगे किसी और काम के लिए अदर देन फॉर एडजस्टिंग द अमाउंट फॉर अलॉटमेंट। यानी या तो आप अलॉटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जहां पर वेयर द सिक्योरिटीज हैव बीन परमिटेड टू बी डेल्ट विद इन द स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंजेस स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। उस केस में आप अलॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे उसकी परमिशन आपको मिल गई है, अलॉटमेंट आप कर सकते हैं। ये किसी कारणवश जो है आप अलॉट नहीं कर पाते हैं, और अगर किसी कारणवश जो है आप अलॉट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है रिफंड करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कंडीशन लगाते हैं, कोई भी कंडीशन आप लगाते हैं जिससे कि एप्लीकेंट को आप ज़बरदस्ती बाइंड कर रहे हैं, आपको तो ये लेना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी लेनी ही पड़ेगी, तो वो नहीं चलेगा। या जो भी इस पर्टिकुलर एक्ट का कंप्लायंस है उस कंप्लायंस को वेव नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ लिखा है रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कुछ कंडीशन लगा देते हैं तो वो वॉइड होगा, यानी जिससे एक्ट का उल्लंघन हो रहा है ऐसी अगर आप कोई कंडीशन लगाते हैं तो वो पूरी तरह से वॉइड होगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं इस पूरे सेक्शन में कंप्लाई करने से तो कंपनी को जो है 5 लाख से 50 लाख का जो है फाइन हो सकता है, और जो उसका ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर 50,000 से 3 लाख रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। आप चाहें तो कमीशन दे सकते हैं। आपने सुना होगा अंडरराइटर्स को जो है हम कमीशन देते हैं। यानी आपने जो है पब्लिक को इशू करा पर आपको डाउट है शायद ये पब्लिक जो है मेरी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब ना करे, तो आप क्या करते हैं, एक अंडरराइटर अपॉइंट कर लेते हैं और कहते हैं भाई देखो जो मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा है मिनिमम अमाउंट जो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा सारा पैसा एप्लीकेशन मनी का। तो अगर नहीं हो पाता है तो आप बैठे हो, आप कर लेना सब्सक्राइब, अपने पैसे लगा देना, बाद में भेज देना। फिलहाल अगर आप जो भी अंडरराइट करोगे उसके 5%, 2%, 3% कमीशन ले लेना। तो वो जो कमीशन आप देते हैं वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो कमीशन आप कहाँ से दे सकते हैं, जो भी फ्रेश इशू से आपका प्रोसीड आ रही है या जो पास्ट आपके प्रॉफिट्स बचे हैं उससे आप कमीशन की पेमेंट कर सकते हैं। आप तभी कर सकते हैं अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड है। और मैक्सिमम रेट आप क्या कर सकते हैं मालूम है, 5% ऑफ द इशू प्राइस आप मैक्सिमम जो है कमीशन दे सकते हैं शेयर के केस में, और 2.5% ऑफ द इशू प्राइस डिबेंचर के केस में। इशू प्राइस का मतलब होता है जिस पर इशू करा जा रहा है, या फिर रेट जो आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड है विच एवर इज लेस। यानी आप 5% दे सकते हैं बट आर्टिकल में 3% लिखा है तो 3% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस में बताएगी, जो अंडरराइटर्स का नाम है वो बताएगी, कंपनी डिस्क्लोज करेगी, रेट बताएगी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो ये अंडरटेक करने के लिए जो है एग्रीमेंट हुआ है आपका मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, जो कंडीशनल भी हो सकती है एब्सोल्यूट भी हो सकती है। कंडीशनल का मतलब जब पब्लिक जो है सब्सक्राइब नहीं करेगी तब करेंगे, या वैसे ही इन्होंने एग्री करा है हम इतना तो कर ही लेंगे, सब्सक्राइब अंडरराइट कर लेंगे, कमीशन लेंगे बदले में, आप प्रोस्पेक्टस में पहले ही डिस्क्लोज करेंगे। आप कमीशन नहीं देंगे ऐसी सिक्योरिटी को अंडरराइट करने के लिए जो पब्लिक को ऑफर नहीं हुई है। तो पब्लिक को ऑफर हुई है उसी के लिए आप देंगे भैया कि आप इसे अंडरराइट कर सकते हैं अगर पब्लिक जो है सब्सक्राइब नहीं करती है। और जो भी आपने कमीशन दी है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका कमीशन का हुआ है, फॉर द पेमेंट ऑफ कमीशन वो रजिस्ट्रार को उसकी एक कॉपी आप ज़रूर देंगे। मान लेते हैं एक लिस्टेड कंपनी, एक बड़ा अटपटा एग्जाम्पल आया है जिसने पब्लिक इशू के लिए जो जाने वाली है उसने अप्लाई करा है लिस्टिंग के लिए, जिसको 3 में से जो है 2 के लिए परमिशन मिल जाती है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाइड फॉर 3 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, 2 परमिट कर देते हैं लिस्टिंग के लिए। क्या कंपनी अलॉट कर सकती है? देखिए, कंपनी को ऑफर करने से पहले सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 बोलता है ऑफर करने से पहले आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजेस में अप्लाई करना पड़ेगा और परमिशन भी ऑब्टेन करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस में स्टेट करना पड़ेगा कौन सी जगह पर आप जो है अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करने वाले हैं। यहाँ से क्लियर है कि कंपनी को जो है ना ही सिर्फ अप्लाई करना होता है बल्कि उसे परमिशन भी लेनी होती है पब्लिक ऑफर करने से पहले। तो यहाँ पर जो है वो ऑफर नहीं कर सकते सिक्योरिटीज़ को जब तक उन्हें परमिशन नहीं मिल जाती। अगर ऐसा किया है तो इसका मतलब उन्होंने सेक्शन 40 को वायलेट करा है। एक और एग्जांपल कहता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, एक और एग्जांपल यहाँ आया है। वो कहता है कि उन्होंने डिसाइड करा है 5% इशू प्राइस का पे करने के लिए अंडर राइटिंग कमीशन, बट आर्टिकल में 3% लिखा है, तो इस केस में 3% तक ही कर सकते हैं। यही है बस। दूसरी बात ये लिखी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमीशन पे करना चाहते हैं आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द कैपिटल, तो कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई देखो, हमने जो सिक्योरिटी इशू करी है उसे आप अंडरराइट कर लेना, अपने नाम से जो है उसे बाय कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको कमीशन देंगे 5%। आर्टिकल बोलता है 3% तक मैक्सिमम दे सकते हो, तो आपको 3% तक ही आपको कमीशन देनी है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5% नहीं दे सकते। दूसरी बात, ये पैसे कहाँ से पे करोगे कमीशन के? जो आपके पास प्रोसीड से पैसा आएगा उससे आप पे कर सकते हो, या जो कंपनी के प्रॉफिट है उससे पे कर सकते हो। तो कंपनी के प्रॉफिट से भी हो सकता है, फ्रेश प्रोसीड से हो सकता है, वहाँ डायरेक्टर सही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट की बात करते हैं, जो कि अनइशूड है, अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल है, उसे आप किसी के नाम पर दे रहे हैं तो उसे अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट आप दोस्तों तभी कर सकते हैं जब कम से कम जो है मिनिमम अमाउंट जो प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा है वो मिनिमम अमाउंट के लिए आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गई हो। साथ ही में जो एप्लीकेशन मनी है वो कम से कम नॉमिनल अमाउंट का 5% जो है आया हो। 10 रुपये का नॉमिनल अमाउंट है तो 5% एप्लीकेशन मनी जरूर रिसीव हुई हो। 100 रुपये की है तो 5 रुपये जरूर रिसीव हुई, उससे ज़्यादा ही रिसीव हो एप्लीकेशन मनी, या फिर और कोई लिमिट अगर सेबी ने बताई है तो उसे आप फॉलो करेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए? अगर ऐसा नहीं हो पाता है 30 दिन के विदिन, उस केस में आपको जो है रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा विद इन टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 30 दिन में अगर आपको रिसीव नहीं होती है एप्लीकेशन मनी, मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो आप उसे रिटर्न कर देंगे। और जहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट रिसीव हो जाती है, एप्लीकेशन मनी की अमाउंट रिसीव हो जाती है एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, तो उस केस में जो है आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। अगर आप प्रोविजन का उल्लंघन करते हैं सब सेक्शन 3 और 4, यानी कि ये वाले, रिटर्न नहीं करते हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करते हैं, अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी नहीं करते हैं तो 1000 रुपये प्रतिदिन का फाइन लग सकता है, 1000 रुपीज़ पर डे, और 1 लाख रुपये तक जा सकता है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक जा सकता है। तो ये जो है प्रोविज़न है जिन्हें दोबारा से जो है नीचे लिखा हुआ है टेबल की फॉर्म में, वही चीज़ जो है दोबारा से दे रखी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम जानेंगे वन सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सब्सक्राइब फॉर दीज नीड्स टू बी अलॉटेड। और अलॉट करने से पहले आपको कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, जो 3 कंडीशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन का आ जाना चाहिए 30 डेज़ के अंदर विद इन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, विद इन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस आ जाना चाहिए। जो आपने लिखा है प्रोस्पेक्टस में मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए वो आ जाना चाहिए, चाहे आप अंडरराइट करें या कुछ भी कराएं। नहीं होगा तो आपको रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेबल इंटरेस्ट के साथ। एप्लीकेशन मनी भी आपको 5% से ज़्यादा नॉमिनल अमाउंट का जो है रिसीव होना चाहिए। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपने फाइल कर दी हो तब आप शेयर का अलॉटमेंट कर सकते हैं। रूल 11 में भी लिखा है कि अगर आप नहीं कर पाते, अगर मिनिमम अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो पाती है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, उस केस में आप क्लोजर ऑफ इशू के बाद, जितने टाइम के लिए आपका ओपन था इशू, वो क्लोज होने के बाद 15 डेज में उसे रिफंड कर देंगे। और अगर आप रिफंड नहीं करते हैं तो आपके डायरेक्टर्स हैं हु आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिन्होंने डिफॉल्ट करा है, वो जॉइंटली सेवरली लायबल होंगे 15% का इंटरेस्ट देने के और डेफिनेटली रीपे करने के। एप्लीकेशन मनी भी आपको रिफंड करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? जब कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब करनी पड़ेगी ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पर दे रखा है कंपनी का एग्जाम्पल जिसे 80% जो है रिसीव होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 80% रिसीव होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 80% रिसीव हो रहा है आफ्टर रिसीविंग 80% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लिखा था इतना जो है मिनिमम सब्सक्राइब होगा तो इशू किया जाएगा, उस मिनिमम अमाउंट का 80% आपको रिसीव होता है।
कंपनी जो है 100 शेयर जो है एक्स के फेवर में अलॉट कर देती है। कंपनी डिपॉजिट भी करती है उसे बैंक में, बट 50% अमाउंट विड्रॉ कर लेती है कुछ एसेट्स को परचेज करने के लिए, टू परचेज सर्टेन एसेट्स। एक्स रिफ्यूज कर देता है अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए ऑन द ग्राउंड दैट द अलॉटमेंट इज वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट अगर आपने रिसीव नहीं करा है तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। कंपनी अलॉट करने वाली वो गलत है, कंपनी को रिफंड करना चाहिए। इट हैज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। तो जो एक्स बात कर रहा है, एक्स जो कह रहा है वो उसके राइट्स में है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, राइट। वो रिफ्यूज़ कर सकता है टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट विच हैज़ बीन इलीगली मेड बाय द कंपनी। डेफिनेटली जब उन्होंने फॉलो ही नहीं करी चीज़ें तो फिर आप कैसे जो है आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस के बेस पे हमारे सभी शेयर होल्डर जो होते हैं, सिक्योरिटी होल्डर होते हैं, वो रिलाई करते हैं, बाई करते हैं। और अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, अगर मिस स्टेटमेंट है तो किसी ने अगर गलत बोला है, कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, कंसील करा है, तो आपको जो है सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकती है क्रिमिनल लाइबिलिटी, वो यहाँ दे रखा है। जहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू किया है, सर्कुलेट करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है, और उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट है विच इज़ अनट्रू, मिसलीडिंग, या फिर जिसका इंक्लूजन या ओमिशन इज़ लाइकली टू मिसलीड, ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट को इंक्लूड कर दिया है, ओमिट कर दिया है, तो फिर जिस बंदे ने ऑथोराइज करा था इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस वो 447 सेक्शन में लायबल होगा। हालांकि अगर वो प्रूफ कर देता है कि भैया जो भी मैंने फैक्ट बताया वो इमटेरियल है, उसका कोई ज़्यादा मोल भाव नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर साथ में बोलता है कि भैया जो मैंने कहा है उसके पीछे मेरे पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ग्राउंड्स हैं, मैंने किस वजह से ऐसा बोला है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने ये रिपोर्ट देखकर ऐसा बोला है, तो वो अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है। जिस बंदे ने प्रोस्पेक्टस इशू करा है, ऑथराइज करा है, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी आ रही है यहाँ पे। सिविल लाइबिलिटी की बात करते हैं फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 35, क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34। जहाँ पर किसी पर्सन ने सब्सक्राइब करा है सिक्योरिटीज़ में, एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड और इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रोस्पेक्टस विच इज मिसलीडिंग और एज सस्टेन एनी लॉस और डैमेज एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ। कंपनी क्या करेगी, कंपनी और जो पर्सन होंगे जो कि डायरेक्टर हो सकते हैं, जिस टाइम प्रोस्पेक्टस इशू हुआ उस टाइम जिसने अपने आप को ऑथराइज किया हो कि भैया मेरा नाम जो है, मैं डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला हूँ, मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, एग्री करा है जिसने डायरेक्टर बनने के लिए, जो प्रमोटर है जिसने इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑथराइज करा, या जो एक्सपर्ट है, वो सभी लोग जो है कंपनसेशन देने के लिए लाइबल हो सकते हैं, डैमेज देने के लिए लाइबल हो सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शन है, यानी जहाँ पर जिस बंदे ने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दी है अपनी, अगर वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लेता है प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले, तो फिर वो बच जाएगा। वो कहेगा भाई देखो मैं डायरेक्टर बनने वाला था, बट अब जो है मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जो है वापस ले रहा हूँ कंसेंट, प्रोस्पेक्टस अभी इशू भी नहीं हुआ है, मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, तो मैं क्यों लाइबल होऊंगा भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रोस्पेक्टस जो है बिना नॉलेज के इशू कर दिया गया है, तो वो बंदा जो है लाइबल नहीं होगा, उसकी बिना नॉलेज बिना कंसेंट के इशू कर दिया गया है। और जब उसको पता लगा इस बात का, तो उसने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया कि भाई ये जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है ये मेरी नॉलेज और कंसेंट के बिना इशू हुआ है, तो वो अपना बंदा लाइबल नहीं होगा। या फिर जहाँ पर ऐसी मिसलीडिंग स्टेटमेंट है जो कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट निकाल कर लगाई गई है, और जिस बंदे ने प्रोस्पेक्टस में उसे डाला है एक्सपर्ट की रिपोर्ट से निकाल कर, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड थे कि वो बिलीव करे कि जिस बंदे ने ये रिपोर्ट बनाई है, जो बंदा एक्सपर्ट है, वो कॉम्पिटेंट है जो भी वो बात कह रहा है वो कहने के लिए। एंड इफ दैट पर्सन इज कॉम्पिटेंट, उस केस में वो एक्सपर्ट की लाइबिलिटी आएगी, आपकी नहीं आएगी जिसने प्रोस्पेक्टस में उसका नाम डाला है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि उस बंदे ने जो है कंसेंट अपनी विड्रॉ तो नहीं कर ली थी, और अगर ऐसा है तो आप लाइबल नहीं होंगे, वो बंदा लाइबल होगा, एक्सपर्ट लाइबल होगा। और अगर एक्सपर्ट ये प्रूव कर देगा कि भैया मैं तो रीजनेबल ग्राउंड थे, मैंने ये देखकर जो है रिपोर्ट बनाई है, मेरे पास रीजन थे टू बिलीव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विच आई एम बिलीविंग इट टू बी ट्रू, या वो कहेगा कि भैया देखो मैंने तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी, तो एक्सपर्ट बच सकता है। लाइबिलिटी क्या हो सकती है सर? लाइबिलिटी हो सकती है आपको जो है पर्सनली जो है पैसा चुकाना पड़ सकता है, पर्सनली लाइबल विदाउट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। जिस बंदे ने लॉस सफ़र करा है उसे सारा पैसा चुकाना पड़ सकता है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपकी इंटेंशन जो है डिफ्रॉड करने की थी एप्लीकेंट्स को फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, लाइबल आप हो सकते हो। सेम चीज़ को चार्ट की फॉर्म में दोबारा से दे रखा है। क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी
जिस बंदे ने ऑथराइज करा है प्रोस्पेक्टस को उसमें मिस स्टेटमेंट है, पनिशेबल होगा अंडर 447। आगे पढ़ेंगे क्या होता है। प्रूव कर सकता है कि इमटेरियल है, ये जो ग्राउंड है वो रीजनेबल थे, जिस बेसिस पे उसने जो भी स्टेटमेंट बोली वो बोली, तो वो बच सकता है। सिविल लाइबिलिटी आ सकती है, कंपनी डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, ये जिसने ऑथराइज करा है उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। हालांकि वो कह सकता है कि भाई मैंने अपनी जो है कंसेंट विड्रॉ कर ली थी कि मैं डायरेक्टर अब नहीं बनने वाला। प्रपोज डायरेक्टर बोलता है मैं अपनी ये कंसेंट को विड्रॉ कर चुका हूँ, तो बच सकता है। वो ये प्रूव कर देगा मेरी नॉलेज के बिना इशू किया था और मैंने पब्लिक नोटिस दे दिया। ये प्रूव करेगा भाई मैंने तो कंसेंट ली है, सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 एक्सपर्ट की कंसेंट है, वो मैंने प्रोस्पेक्टस में डाला है, तो मेरी क्या लाइबिलिटी, तो बच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखेंगे, कंपनी है उसने प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया है, ऑल दी स्टेटमेंट्स कंटेंट देयरिन वर लिटरली ट्रू, हावेवर कंपनी ने वहाँ डिक्लेयर किया था कि मैंने डिविडेंड पे करा है नंबर ऑफ ईयर्स, बट उसने डिस्क्लोज नहीं करा, बट डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट डिविडेंड्स वर नॉट पेड आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बट पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब एक अलॉटी है वो कह रहा है कि भैया ये तो मटीरियल पर्टिकुलर्स हैं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो गई है। इस केस में जो है नॉन डिस्क्लोजर है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट दैट डिविडेंड वर पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये कंसीलमेंट है मटेरियल फैक्ट का, क्योंकि जनरली जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो नेट प्रॉफिट आता है उससे जो है अप्रोप्रिएट करके डिविडेंड दिए जाते हैं, ना कि कैपिटल प्रॉफिट से। जनरली जो है रेवेन्यू प्रॉफिट से दिए जाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट से दिए जाते हैं। कंपनी ने कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड दिए हैं नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, डिस्क्लोज नहीं करा, अवॉइड कर सकता है अलॉटी। वो बोल सकते हैं मुझे शेयर अब नहीं लेने, मेरे पैसे वापस दो। एक और एग्जाम्पल है, एन अलॉटी ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी ब्रॉट एक्शन अगेंस्ट अ डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। डायरेक्टर कहते हैं स्टेटमेंट प्रमोटर ने प्रिपेयर करी और मैंने तो उस पर रिलाई किया है। भाई तुम एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पर रिलाई कर सकते हो, प्रमोटर की स्टेटमेंट पर रिलाई करने से तुम्हारी लाइबिलिटी कम नहीं होगी। डायरेक्टर जो है लाइबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। क्यों? क्योंकि उसको इंश्योर करना है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत ना हो, तो लाइबल होगा सेक्शन 34-35 में। क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी दोनों के लिए लाइबल होगा। इन प्रेजेंट केस द डायरेक्टर कैन नॉट हाइड बिहाइंड द एक्सक्यूज दैट ही हैड रिलाइड ऑन द प्रमोटर्स फॉर मेकिंग करेक्ट स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। डायरेक्टर कह रहे हैं मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है, जो भी प्रमोटर ने लिखा वही सही होगा, मैं क्यों चेक करूं? तो यार अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते हो, नहीं भाग सकते हो आप। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी। इंड्यूसिंग का मतलब भैया आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, जबरदस्ती फ्रॉडुलेंटली मोटिवेट कर रहे हो, यहाँ पैसा डाल दो। एनी पर्सन आइदर नोइंगली, रेकलेसली यानी केयरलेसली मेक्स स्टेटमेंट या प्रॉमिस करता है, फॉरकास्ट बताता है जो फॉल्स है, डिसेप्टिव, झूठ, मिसलीडिंग है, डेलिबरेटली कंसील करता है मटेरियल फैक्ट, ताकि वो इंड्यूस कर सके किसी और इंसान को कि भाई आप जो है मेरे से अंडरराइटिंग सिक्योरिटी के एग्रीमेंट में एंटर कर जाओ, आप जो है सिक्योरिटी एक्वायरिंग के एग्रीमेंट में, इसको डिस्पोज करने के एग्रीमेंट में एंटर कर जाओ मेरे साथ, या फिर किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं जिससे क्या होगा, जिसका पर्पस क्या है, पर्पस और द प्रिटेंडेड पर्पस ऑफ विच इज टू सिक्योर अ प्रॉफिट टू एनी ऑफ द पार्टीज फ्रॉम द यील्ड ऑफ द सिक्योरिटीज और बाय रेफरेंस टू फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो जिसका पर्पस है जिससे सिक्योरिटीज का भाव ऊपर नीचे होगा, उसका प्रॉफिट जो है आप अपने हिस्से में लेना चाहते हो। आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो और उसमें जो बातें लिखी है डेफिनेटली गलत लिखी हुई है, ताकि आप बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट ऑब्टेन कर पाओ, तो गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे करोगे तो 447 सेक्शन में लाइबल होंगे। सेक्शन 447 में आप लाइबल होंगे। हर बार क्या होता है कि आप जो हैं, अगर फ्रॉड किया जाता है, जैसे सत्यम के केस में हुआ था, तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं। अब लाखों लोग अलग अलग केस करेंगे, उसके लिए कंपनीज एक्ट ने एक गिफ्ट दे दिया, कंपनीज एक्ट 2013 ने, कि जितने भी पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनको कॉमन हार्म हुआ है, वो इकट्ठे जो हैं केस फाइल कर सकते हैं, और इन सभी को अलग अलग आने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बंदा भी जो है इन्हें रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। पहले वाले केस में कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं थी, PIL तो फाइल आप कर ही सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा मिलेगा लोगों को, बस यही है। हाँ जी यही है। अब यहाँ देख सकते हैं जो मिस्टर M है या मिसेस M है, उसने अप्लाई करा शेयर के लिए, प्रोस्पेक्टस के बेस पे जो है अप्लाई करा, जिसमें मिस स्टेटमेंट थी, उसे शेयर अलॉट हो गए। उसने उसके बाद जो है N को शेयर अलॉट कर दिए।
एन जो चाहता है वो कहता है कि भाई मैं ना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइंड करने वाला हूँ, रिसीशन का मतलब कैंसिल करना चाहता हूँ। कर सकता है या नहीं कर सकता आप मुझे बताएंगे अंडर सेक्शन 37। इस क्वेश्चन के आंसर को जरा ध्यान से देखिएगा। नो एन कैन नॉट ब्रिंग एक्शन फॉर रिसीशन यानी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय शेयर्स फ्रॉम एम ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस स्टेटमेंट एज अंडर 37 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहाँ सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि सेक्शन 37 में मिस्टर एन मिस्टर एम के अगेंस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। A suit may be filed or any other action may be taken under section 34 or 35 or section 36 only by any person or group of person or any association of person affected by any misleading statement or inclusion or omission of any matter in the prospectus। जिस इंसान ने प्रोस्पेक्टस पे रिलाई करने के बाद जो है इन्वेस्ट करा है वो एक्शन ला सकता है, दूसरा इंसान एक्शन नहीं ला सकता है। ये जो सेक्शन की हमने बात करी थी पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, सेक्शन 447 की बहुत बात करी है। कोई एक्ट, कोई ओमिशन, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कोई अब्यूज ऑफ पोजीशन, आपने जो है किसी को इंजरी पहुंचा दी हो, डिसीव करा हो, अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करी हो, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, मतलब आपका कुछ गया हो या दूसरे का आपके पास आया हो, रॉन्गफुली गलत रास्ते से आया हो या ना आया हो, बट अगर आपकी इंटेंशन गलत है, डिसीव करने की इंटेंशन है, क्या होगा सर उस केस में? उस केस में जो है अगर फ्रॉड 10 लाख रुपए से कम का है या फिर 1% ऑफ टर्नओवर से कम है, विच एवर इज लेस, फाइन लग सकता है अप टू 50 लाख रुपीज, जेल हो सकती है 5 साल के लिए। और फ्रॉड का अमाउंट है 10 लाख या उससे ज्यादा का है, 1% टर्नओवर या उससे ज्यादा का है, विच एवर इज लेस, यानी मान लेते हैं टर्नओवर आपका 100 करोड़ है तो उसका 1% हो गया 1 करोड़, या फिर 10 लाख रुपीज, फ्रॉड का अमाउंट है 50 लाख रुपीज, कहाँ आएगा ये बताइए आप मुझे? 10 लाख रुपीज और 1% विच एवर इज लेस इज 10 लाख रुपीज, इससे ज्यादा है, हाँ जी फ्रॉड का अमाउंट इससे ज्यादा है तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। जो भी फ्रॉड की अमाउंट है या उसका 3 गुना तक, यानी 50 लाख से 1.5 करोड़ तक अपने एग्जाम्पल में फाइन देना पड़ सकता है, 6 महीने से 10 साल तक की सजा हो सकती है, दोनों हो सकती है, एंड लिखा है। जहां पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां पर अमाउंट ऑफ फ्रॉड या उसका 3 गुना तक, मिनिमम से मैक्सिमम, यानी कम से कम अमाउंट ऑफ फ्रॉड या मैक्सिमम उसका 3 गुना, 3 साल से 10 साल तक की साथ में जेल हो सकती है। ये है पनिशमेंट जो हम बात करते रहते हैं ना, सेक्शन 447 447 447, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447 यही है फ्रॉड की पनिशमेंट। 3 केसेस हैं, 3 केसेस में दे रखी है फ्रॉड की पनिशमेंट। नेक्स्ट क्लास में जो है प्राइवेट प्लेसमेंट की बातें करेंगे। आज की क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।